कि उनका जन्म 13 मई 1939 को नागपुर में हुआ था और निधन 29 फरवरी 2000 को पूना में हुआ। तो इनके खापटे साहब जो काशीराम साहब के साथ और दीना भाना जी के साथ इन 3 लोगों ने मिलकर वामसिक संगठन की स्थापना की। 6 दिसंबर 1973 को वामसिक संगठन का बीजारोपण हुआ और 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट कलम मैदान में वामसिक का एक सम्मेलन बुलाकर उसके जन्म की घोषणा किया गया, बर्थ ऑफ वामसिक बनाया गया। तो वामसिक के निर्माण से पहले यदि हम समाज के अंदर, देश के अंदर जो बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं, क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तो संगठन की स्थापना का कोई मतलब नहीं निकलता। हर चीज की स्थापना के पीछे बैकग्राउंड है। आखिर वामसिक क्यों बनाए गए? साथियों, चूंकि खापटे साहब बचपन से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जान रहे थे। जब वो स्कूली जीवन में, जब वो छात्र थे और उनको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर से, और उनका मां का बहुत बड़ा रोल था। उसकी मां उसे बराबर कहती थी कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो ये पूछा करते थे बचपन में, कितना बड़ा बनना है? तो उनकी मां कहती थी बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे बनना है। और उस समय चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते थे, अखबारों में उसकी खबरें छपते थे, वो खबर जो है, ये खापटे साहब जो है वो खबर पढ़ पढ़ के मां को सुनाया करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर से उनको प्रेरणा मिली और जब सार्वजनिक जीवन में आए, सामाजिक जीवन में आए, जब नौकरी में आ गए तो 1964 से उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हो जाता है। क्योंकि 1964 में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो पुस्तक है उन्होंने बानगर काशीराम साहब को पढ़ने के लिए दी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1964 में, क्योंकि ये सभी लोग एक ही डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूना में संस्था थी और यहाँ ये लोग सर्विस करते थे। और वहां पे मानव दीना भाना साहब जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो वहां वो 4th ग्रेड के कर्मचारियों का संगठन चलाते थे, SC/ST का। इसी मुद्दे पर उस डिपार्टमेंट में झगड़ा हुआ। वो झगड़ा का जो मेन मुद्दा ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अर्थात डिपार्टमेंट के द्वारा महापुरुषों की छुट्टियों के बारे में के संदर्भ में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टियां रद्द कर दिए गए, बुद्ध की छुट्टियां रद्द कर दिए गए और इसका विरोध जो है दीना भाना जी के द्वारा किया गया। यहां तक कि धरना प्रदर्शन भी किए। तो ये दीना भाना साहब धरना पर लगे रहते थे और कागज पत्र व्यवहार, लेटरबाजी, ये सारा काम खापटे साहब किया करते थे। क्योंकि दीना भाना साहब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो खापटे साहब तो लेटरबाजी करने का काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पंजाब से एक लेटर मानव काशीराम साहब के नाम से आया डिपार्टमेंट में, और उसमें पाने वाले का नाम, लेटर होता है पाने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम, तो पाने वाले का नाम लिखा हुआ था काशीराम रामदसिया। अब उस लेटर पे खापटे साहब की नजर पड़ गई। तो अपना आदमी है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के अंदर खास तौर पे जो चमार जाति के हैं, जो सिख बन गए, उनको रामदसिया कहा जाता है। उन्होंने देखा काशीराम रामदसिया है तो अपना आदमी है, अपना आदमी है तो उनसे मिलना चाहिए।
कि ये जो हम मूवमेंट शुरू किए हैं इसमें इनका भी साथ सहयोग हो, चूंकि ये अधिकारी है। तो ये दोनों मिल करके खापड़े साहब और दीनामाना साहब कांशीराम साहब से मुलाकात करते हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताते हैं। वो कहते कौन बाबा साहब अम्बेडकर है? तो उन्होंने वो किताब उनको पढ़ने के लिए दी। और इस बात का जिक्र मानवर कांशीराम साहब जिंदगी भर करते हैं, हर जगह कार्यक्रम करते हैं कि एक किताब ने हमारी जिंदगी बदल दी, जिंदगी का एक मकसद तय कर दिया, एक किताब। और वो बार बार उस बात को कहते हैं कि इस किताब को मिलने के बाद, जो खापड़े साहब ने दिया, उस किताब को मिलने के बाद हमने रात में 4 बार पढ़ाई किया, 4 बार पढ़ा, मतलब सोने नहीं दिया। मतलब वो जो किताब ऐसी थी जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा। तो साथियों, जो बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी मिलना चाहिए, उनके दिन 14 अप्रैल के दिन की छुट्टी मिलना चाहिए, इस पर इन लोगों का संघर्ष और बढ़ गया। और बढ़ने के उपरांत क्या हुआ, कांशीराम साहब ने प्लान बनाया कि जो अधिकारी छुट्टी नहीं दे रहा उसे की पिटाई किया जाए। कितने का प्लान बनाया? तो वो अधिकारी के चैम्बर में चले गए और बाहर खापड़े साहब और दीनामाना साहब को उनको कहा कि आप बाहर में हो, ताकि कोई भी बंदा अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। ये कांशीराम साहब अंदर पिटाई किए, अधिकारी को पिटाई किए। और पिटने के बाद जब ये सारी इंक्वायरी बैठी, और इंक्वायरी बैठने के बाद कांशीराम साहब को दोष पाया गया और इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया। और खापड़े साहब, दीनामाना साहब, इनको भी साथ में सस्पेंड किया। बाद में देखा कि इनका कम दोष है, ये मारने वाले में से नहीं है, सहायता करने वाले में से है, तो बाद में इनकी नौकरी वापस आ गई, मगर कांशीराम साहब सस्पेंड रहे। एक तो ये घटना है बैकग्राउंड में। दूसरी घटना है जो 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर आरपीआई बनाना चाहते थे, मगर उनके निधन होने के बाद बना। उनकी सारी प्लानिंग, योजना, संविधान सारा तैयार हो गया था। और उनके निधन के बाद दादा साहब गायकवाड़ और एन शिवराज, इन लोगों ने मिलकर 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई बनाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरपीआई जो है बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, मगर उनको जन्म देने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो चुका था। उनकी सारी प्लानिंग, योजना, संविधान सब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। तो जो आरपीआई 1957 में जो चुनाव लड़ी लोकसभा का, उस समय 9 सांसद जीते। पहली चुनाव में ही 9 सांसद जीते। और इसके बाद कांग्रेस की नजर उसके ऊपर लग गई, कांग्रेस की नजर लगी। और कांग्रेस फिर अगले 5 साल बाद उनके साथ गठबंधन करना शुरू किए। 64, 65, 67 इस पीरियड में एक खापड़े साहब, कांशीराम साहब कर्मचारी अधिकारी होते हुए भी इंटरनली आरपीआई का काम करते थे। जैसे आज मान लिया वामसेप के जो लोग हैं, इंटरनली जैसे बीएमपी का काम करते हैं, इंटरनली डीएसपी का काम करते हैं, इंटरनली एसपी का भी काम कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जिससे जो विचारधारा से अटैचमेंट है। तो आप लोग जो है खापड़े साहब, कांशीराम साहब, दीनामाना साहब, ये सभी लोग इंटरनली तौर पे आरपीआई को मजबूत करने के काम करते थे, अंदर उसकी विचारधारा से जुड़े हुए थे। लेकिन 1972 में घटना घटी। 1972 में घटना ये घटी कि दादा साहब गायकवाड़ का कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ, गठबंधन की। तो अंदर दादा साहब गायकवाड़ कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए अंदर उनकी मीटिंगें चल रही थी। बाहर बहुत सारे कार्यकर्ता, आरपीआई के लोग निर्णय जानने के लिए बाहर थे कि अंदर से जब ये निकलते क्या निर्णय होता है। तो 1972 की बात है, 1972 के लोकसभा इलेक्शन। तो जब दादा साहब गायकवाड़ कांग्रेस के साथ समझौता करने के बाद जब बाहर निकलते हैं, तो कार्यकर्ताओं ने पूछा कि क्या हुआ, गठबंधन में क्या हुआ।
तो दादा साहब गायकवाड़ कहते हैं कि 420 सीटें कांग्रेस की, अब बाकी सब हमारे। उस समय लोकसभा के 421 सीटें हुआ करते थे, 421 सीट और 420 कांग्रेस का, बाकी हमारा। एक सीट पे गठबंधन। जो 1957 में आरपीआई के 9 सांसद जीते थे, 72 में आकर और मामला ज्यादा बढ़ना चाहिए, एक सीट पे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अब इससे आप सोच सकते हैं कि जो कांशीराम साहब थे, डीके खापड़े साहब थे, इनके अंदर क्या गुजर रहा होगा। जो इंटरनली आरपीआई के सपोर्ट में काम किया करते थे, लोगों को जोड़ने का काम किया करते थे, इनको लगा इन लोगों ने, दादा साहब गायकवाड़ ने आरपीआई को खत्म कर दिया एक सीट पे। और वो सीट का नाम पंढरपुर। पंढरपुर एक सीट पे समझौता किया। उसी पीरियड में नौजवानों का एक टीम तैयार हुआ, उसने संगठन खड़ा किया। वो संगठन का नाम है जो दलित पैंथर बना था, दलित पैंथर 1972 में। तो ये था बामसेफ संगठन के निर्माण के बैकग्राउंड। देखा कि आरपीआई भी खत्म हो गई। दूसरा देखा डिपार्टमेंटल जो लड़ाई हुआ, इससे भी उनको लगा कि नहीं, कुछ किया जाना चाहिए। ये 2 आधार बने बामसेफ संगठन के निर्माण करने का। अब इन लोगों ने बैठकर जो प्लान बनाए कि क्या किया जाना चाहिए, तो दीना भाना साहब 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में आकर भाषण सुन चुके थे। अपने पिताजी के साथ आए थे और बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच सुने थे। ये बात उन्होंने हमको खुद बताई, क्योंकि हमने दीना भाना जी के साथ में रहे, आप लोग भी जानते हैं उनको, दादी जी भी जिंदा है तो उसको भी आप जानते हैं। हम लोग खापटे साहब के साथ काम नहीं कर पाए, क्योंकि 29 फरवरी को उनका निधन हो गया 2000 में, और 2000 के बाद में संगठन में जुड़ा, 2001 में जुड़ा उनके निधन के बाद। मगर उनका जो पहली स्मृति दिन मनाया गया था 29 अप्रैल 2004 को, पहला स्मृति दिन, जो उनका स्मृति दिन ही ऐसी तारीख है जो हर 4 साल पर आता है। 29 फरवरी हर 4 साल पे आता है उसका स्मृति दिन। तो 4 साल के बाद 2004 में उनका स्मृति दिन मनाया गया, पहला जो पूना मनाया गया था। उस स्मृति दिन में मैं भाग लिया था और अपनी बात भी रखा था, झारखंड के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव तौर पे अपनी बात रखा था स्मृति दिन में। तो उस समय उनके बारे में जो सारी जानकारी मिली, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर जो उनके साथ में काम किया करते थे, तो उन्होंने जो उनके बारे में अपनी अपनी बात रखे, तो उससे खापटे साहब को जानने और समझने का मौका मिला। तो साथ ही इन लोगों ने, दीना भाना साहब ने, खापटे साहब ने और कांशीराम साहब ने, इन तीनों ने मिलकर बामसेफ संगठन निर्माण किया और उसमें प्राथमिकता रखा कि इम्प्लॉय लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बामसेफ संगठन इम्प्लॉय लोगों का होगा, कर्मचारियों का होगा, अधिकारियों का होगा। क्यों इसको बेस बनाया? इसलिए बेस बनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे 18 मार्च 1956 को, हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अरे पढ़ा लिखा समाज अपनी जिम्मेवारी यदि निभाने का काम करते, जो हमारे महापुरुषों ने जो उनसे उम्मीद किए थे, अगर वो जिम्मेवारी निभाने का काम करते तो समाज का कितना बड़ा जागरण हो गया होगा। उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे लोगों को ही समझाया जाए, इनको ही संगठित किया जाए। अगर ये जग जाते हैं तो लोगों को जगाना इनके लिए बहुत आसान होगा। इनके पास मनी भी है, माइंड भी है, समय भी है, क्योंकि एक लिमिट समय है कि इतने समय आपको ड्यूटी करना है, उसके बाद तो उसके पास समय है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे उसको ड्यूटी करने के, उसके बाद समय है, समय भी है, पढ़ा लिखा है तो माइंड भी है, और हर महीने वेतन आता है तो मनी भी है। तो मनी, माइंड, टाइम तीनों इसके पास है। इसलिए उन्होंने बामसेफ संघियों कर्मचारियों को बनाया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये 6 दिसंबर 1973 को इसका बीजारोपण हुआ।
तो चूंकि दीना बहाना साहब और खापटे साहब सर्विस में थे और कांशीराम साहब सस्पेंड थे, तो उनको ड्यूटी लगाया कि आप पूरा घूमिए, देश भर में तैयार कीजिए कर्मचारियों को, और उसके लिए पैसे की व्यवस्था हम आपको करेंगे। एक कर्मचारियों से इकट्ठा करना और अपनी वेतन का 50% वो कांशीराम साहब को सौंप देते थे घूमने के लिए। इस तरीके से 5 साल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का हुजूम तैयार हुआ इस विचारधारा के तहत। तो प्लान ए बनी 6 दिसंबर 1978 को बर्थ ऑफ बामसेफ दिल्ली के बोट क्लब मैदान में मनाया गया और बामसेफ की जन्म की घोषणा किया गया। तो आज हम जानते हैं कि बामसेफ कब स्थापना हुआ, तो 6 दिसंबर 1978। साथ ही इसके बाद 6 दिसंबर 1981 में DS-4 बनाए, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS-4। और DS-4 बनाने के पीछे जो कांशीराम साहब का मकसद था, DS-4, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि दलित शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये दलित शब्द गैर संवैधानिक शब्द है। तो फिर सवाल खड़ा होगा कि कांशीराम साहब ने दलित शब्द का उपयोग क्यों किया, वो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति क्यों बनाया, दलित शब्द का यूज उन्होंने किया। कारण मकसद क्या था उनका, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस हमारे लोगों को दलित के नाम पर अपने साथ इकट्ठा करके रखा है। चूंकि 1938 में जगजीवन राम जी के द्वारा दलित वर्ग संघ नाम का एक संगठन बनाया गया था, दलित वर्ग संघ। और जगजीवन राम बाबू जो बोलते हैं वो कांग्रेस के साथ थे, शुरू से कांग्रेस साथ थे। ब्रह्मो ने उसको मदन मोहन मालवीय ने पढ़ाया काशी यूनिवर्सिटी बनारस में, मैट्रिक के बाद सारा कॉलेज की पढ़ाई सब उन लोगों ने करवाया। मतलब उनको पढ़ा करके बाबा साहब अम्बेडकर का एक विकल्प तैयार किए थे, काउंटर प्लान था उनका कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे साथ नहीं आ सकते, मगर उसी समाज का आदमी, शेड्यूल कास्ट के आदमी, एक आदमी को तैयार हम करें ताकि उसका काउंटर प्लान बनाएंगे और शुरू से कांग्रेस में रहेंगे। तो जगजीवन बाबू जी जो कांग्रेस के अंदर थे और दलित वर्ग संघ बनाए थे, तो दलित के नाम पर हमारा जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो सारा कांग्रेस के पास 100% थे। तो सोचा कि अगर इसको कुछ भी बोलेंगे, अगर इन लोगों को अगर हम बहुजन बोल करके बुलाएंगे, मूल्यवासी बोल करके बुलाएंगे, कुछ भी बुलाएंगे, शेड्यूल कास्ट बोल बुलाएंगे, तो इतना इनके दिमाग में है नहीं, मगर दलित 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 इतना घुस गया है। आज भी अच्छे स्पीकर लोगों को सुनेंगे, दलित पिछड़ा, दलित मुंह से निकल ही जाता, अच्छे स्पीकर लोगों के, अच्छी जगह प्रेम थे लोगों को, क्योंकि शुरू से ये चीजें दिमाग में इतना डाल दिया गया। तो कांशीराम साहब ने सोचा कि दलित नाम का संगठन होगा, तो ये दलित शब्द से वो अनजान नहीं है जो कांग्रेस के साथ हमारे लोग हैं, वो इस शब्द से लोगों को खींचेंगे। तो ये संगठन बना करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम, कांग्रेस से बाहर निकालने के लिए उसने DS-4 बनाया। और जब बाहर निकाल दिया फिर कांग्रेस को लात मार दी, सब निकल गया, कांग्रेस जीरो हो गए, सब अपने लोगों को बाहर निकाले। तो साथ ही इस तरह DS-4 बनाया। और 1984 में जब 14 अप्रैल 1984 को जब BSP बनाई गई, उस समय इन लोगों का आपस में थोड़ी मतभेद हुआ, वैचारिक मतभेद। और वैचारिक ये इसलिए बैकग्राउंड सारा बता रहा हो कि उस हर कार्यकर्ताओं को आज की तारीख में ये जानकारी होनी चाहिए। तो 84 में पार्टी बनी BSP और उसके बाद इन लोगों का आपस में मतभेद हुआ। लोगों ने कांशीराम साहब को समझाने का काम किया कि ऐसा क्यों कर रहे, पार्टी ना बनाया जाए, बामसेफ पर भी चलाया जाना चाहिए। तो कांशीराम साहब कहते बामसेफ में अब है क्या, बामसेफ अब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ईख का सारा जो है, गन्ना का सारा रस चूस लिया और जो छिलका बचा हमने फेंक दिया, यही बामसेफ है। मैंने इस तरह के उनके वर्ड उस समय थे। इन्होंने सोचा नहीं, बामसेफ को पहचाना चाहिए, बामसेफ को बनाना चाहिए। जो आज की स्थिति वर्तमान परिस्थितियां निर्माण हुई, ऐसी ही परिस्थितियां उस समय 84-85 में निर्माण हुई, जब 84 में जब BSP बनी थी। उस समय खापटे साहब ने प्रण किया कि हम बामसेफ को बचा करके रहेंगे
उन्होंने 1 साल तक पूरे देश भर में पागलों की तरह घूमा, पागलों की तरह घूमा पूरे देश भर के अंदर, और 6 महीने ड्यूटी करते थे, 6 महीने जो है छुट्टी लेते थे संगठन का काम करने के लिए। 1 साल तक उन्होंने घूमा, और घूमने के बाद उन्होंने 25 जून 1987 को बामसेन का रजिस्ट्रेशन करवाया। जब बामसेन रजिस्टर्ड हुआ 25 जून 1987, लोगों के दिमाग में लगता है कि 78 में हुआ, क्योंकि जो परिस्थितियां निर्माण हुई थी, उस परिस्थितियां निर्माण होने के बाद बामसेन रजिस्टर्ड कराया। उस समय खापटे साहब ने देखा कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए क्षेत्रवाद का। डीके खापटे साहब ने देखा कि मेरे ऊपर क्षेत्रवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए, इसीलिए पंजाब के ही व्यक्ति तेजिंदर सिंह झिल्ली को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जो व्यक्ति संस्थापक है, संस्थापक में 3 व्यक्ति, कांशीराम साहब, मीनावाला साहब, खापड़े साहब। कांशीराम साहब पार्टी में चले गए, डीएसपी बना लिए। अब नंबर किनका आता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का? खापड़े साहब। लेकिन उन्होंने त्याग किया, क्योंकि हम संगठन का काम करेंगे, विचारधारा का प्रचार करेंगे, और विचारधारा का प्रचार करेंगे तो मेरे ऊपर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने कांशीराम साहब से अलग होकर संगठन बनाया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें तेजिंदर सिंह झिल्ली साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एचएमटी कंपनी में अधिकारी थे, एचएमटी जो घड़ी बनाने का काम करते हैं। तो 25 जून 1987 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और 91 में जब बामसेन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, उस समय फिर मतभेद हुआ, क्योंकि उस समय 86 और 87 में खापटे साहब ने बीआरएस ले लिया, इन्होंने बीआरएस ले लिया नौकरी, और बीआरएस ले करके इधर आ गए, संगठन में 24 घंटे के लिए प्रचारक बन गए। मेश्राम साहब उस समय नौकरी छोड़ दिए, दोनों साथ में नौकरी छोड़े, और दोनों मिल करके जो है संगठन को इतना जब आगे फैलाने का काम किए। फिर 91 में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस समय इन 3 लोगों ने रिजाइन लिख दिया संगठन से, खापटे साहब और मेश्राम साहब और बीडी बोरकर साहब, ये 3 लोगों ने रिजाइन लिख दिया 91 में, 91 में, कि आप लोग कोई भी फैसला अपने मन से ले लेते हो। और एक सबसे बड़ा उसमें मुद्दा था, और मुद्दा था पूर्णकालिक प्रचारकों की योजना बनाने का। क्योंकि इन लोगों को भाई अनुभव था, 5-6 साल जिन्होंने जो प्रचारक के तौर में जो पूरे देश भर में काम किए, और उससे जो रिजल्ट दिखाई दिया, इनके दिमाग में आया कि बामसेन जिस मकसद के लिए बनाया गया है, अगर उस मकसद को जल्दी अगर पूरा करना है तो हमारे पास पूर्णकालिक प्रचारक होनी चाहिए, 24 घंटा काम करने वाला मशीनरी होनी चाहिए, तो वो सारा प्रैक्टिकल से, फील्ड से वो अनुभव मिलते हैं। तो प्रचारक होनी चाहिए। तो तेजिंदर सिंह झिल्ली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि अगर प्रचारक रहेगा, प्रचारक समाज में काम करेगा, तो सभी लोग प्रचारक को पूछेंगे, तो हमको कौन पूछेगा? कि वो ज्यादा काम करेगा, जब ज्यादा काम करेगा तो लोग ज्यादा उसको जानेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन पूछेगा? इसका मतलब एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जागृत हो गई उनके अंदर। जब जब नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप के अंदर जब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जागृत हुई है, उस समय संगठन का नुकसान हुआ है। और यही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तेजिंदर सिंह झिल्ली के अंदर जागृत हुई कि अगर इस देश के अंदर वामसेन संगठन में अगर प्रचार योजना लागू कर दिया जाएगा, फुल टाइमर लागू हो जाएंगे, फुल टाइमर समाज के अंदर 24 घंटा वर्क करेगा, लोग उसको ज्यादा जानेंगे, लोग उसको ज्यादा पहचानेंगे, तो राष्ट्रीय देश को कौन पहचानेगा? इसको कैसे लोग जानेंगे? ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जागृत, हमारी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए, ये संगठन तोड़ने का मामला खराब है। इन तीनों ने रिजाइन लिखा, अब तीनों ने निश्चित किया, सारे उधर थे, सभी लोग उधर थे, सारे सीएससी कमेटी लोग उधर थे, ये 3 लोग फिर बाहर निकले, और तीनों ने फिर मेहनत करके संगठन को
फिर आगे फैलाया और धीरे धीरे तेजेंद्र सिंह झिल्ली जो संगठन था, धीरे धीरे उनके लोग धीरे धीरे सब इधर आ गए, जैसे आज सब आ रहे हैं। देख रहे हैं आज वर्तमान देख रहे हैं, डेली एक दो लोगों का नंबर मिलता है और डेली एक दो लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है, डेली मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट डेली मिल रहा है। तो ऐसे सारे लोग उधर थे, 91 की बात बताऊं, सारे लोग उधर थे और इन तीनों लोग जब काम शुरू किया तो धीरे धीरे सब इधर आना शुरू हो गए और फिर तेजेंद्र सिंह झिल्ली और उनकी टीम सारा गए। कोई उसको नहीं जानता है बाम से नाम में, केवल नाम सुनना है कि कोई तेजेंद्र सिंह झिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मगर उनका आज की तारीख में संगठन चल रहा है ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए एसएफ गंगावने को, एसएफ गंगावने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। फिर देखिए खापटे से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, मतलब उसके अंदर कुछ भी महत्वाकांक्षा नहीं है। मतलब समझ सकते आप कि कितना त्याग और समर्पण उनके अंदर है। तो एसएफ गंगावने को राष्ट्रीय बनाया और एसएफ गंगावने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कब तक? 97 तक। 97 के दिसंबर में एसएफ गंगावने जो है राष्ट्रीय अधिवेशन को छोड़ करके भाग गए, अधिवेशन को छोड़ भाग गए केवल एक विचार से। कौन सा? तो राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग को बाउंड्री वाल करते हैं टीने की दीवार से, तो उन्होंने कहा ये बाउंड्री वाल को हम लोग करते हैं तो इससे क्या होगा, ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, इसे ना किया जाए और जो बोरा होता है चटाई चट से चारों घेर दिया जाए। खापटे साहब ने विरोध किया, अरे वह देश भर के लोग आते हैं, उसकी सिक्योरिटी का मामला होता है, उसके सामान चोरी करने का मामला हो जाएगा, बहुत सारा मामला है, तो ये चट तो कोई भी फाड़ देगा, कोई जला देगा, आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, तू आप हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं क्या? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम है तो हमारी बात माननी चाहिए। ऐसा भी वीडियो वायरल हो रहा है, मैं हूं क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो साथ ही इस तरीके से तो एसएफ गंगावने को अधिवेशन छोड़ करके भाग गए। तो उन लोगों ने मिलकर जो अधिवेशन में थे, अधिवेशन चल रहा था, तो पूरे जनरल बॉडी की टीम मीटिंग बैठी और खापटे साहब को कहा कि अब अध्यक्ष का पद आपको ही संभालना होगा। तो 97 में जाकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, राष्ट्रीय अधिवेशन 97। अब 97 से 98 और 99 के दिसंबर में उन्होंने मेश्राम साहब को राष्ट्रीय बनाया, मतलब 2 साल ही खापटे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अगर 73 से अगर मामला जोड़ते हैं, 73 से, तो 73 से 80 7 साल, फिर 10 साल 17 साल और 2000 फरवरी तक है, इधर 9 साल, 26 साल उन्होंने वामसेफ संगठन को दिया। इतना त्याग समर्पण संगठन ने किया, तब ये मामला सारा मामला खराब हुआ। तो साथियों जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बीडी बोरकर साहब को और मेश्राम साहब को समझाया कि जब व्यक्ति में और संगठन में यदि झगड़ा हो जाए, व्यक्ति में और संगठन में झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ लो, क्योंकि जब संगठन है तो कितने व्यक्ति आएंगे, संगठन लोग जुड़ते रहेंगे, व्यक्ति तो बराबर आते रहेंगे, मगर व्यक्ति अकेला क्या करे? व्यक्ति और संगठन में अगर झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ लो। और संगठन में और विचारधारा में, उद्देश्य में अगर टक्कर हो जाए, एक तरफ उद्देश्य विचारधारा है, दूसरी तरफ संगठन है, तो क्या करते हैं? संगठन को छोड़ दो, उद्देश्य विचारधारा को पकड़ लो, क्योंकि जब उद्देश्य विचारधारा जब रहेगा तो संगठन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि संगठन क्या है? एक माध्यम है। किसका माध्यम है? उद्देश्य का माध्यम है। पहले उद्देश्य है तब संगठन है। जब उद्देश्य को हम पकड़ लेंगे तो संगठन खड़ा हो जाएगा, और संगठन को पकड़ लेंगे, उसका जब कोई उद्देश्य नहीं रहेगा तो संगठन तो भी जीरो हो जाएगा। और इस मूल बातों को उन्होंने समझाया और उस समय संगठन में सिस्टम एक बनाया गया। खासतौर बायनों ने इस बात को जिक्र किया हुआ है
कि संगठन में जो टूट फूट हो रहा है, तो टूट फूट हो रहा है तो क्या सिस्टम होनी चाहिए कि ताकि संगठन बचे, तो बचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी जवाबदेही का सिद्धांत होनी चाहिए। तो इनके सामने एक अनुभव आया। क्या अनुभव आया? मानवर कांशीराम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीएसपी बना लिए, तेजेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तेजेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे फिर ये लोग अलग हो गए, मतलब उनकी नीति सिद्धांत मेल नहीं खाया। तीसरा फिर ऐसे बंगाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो मैदान छोड़ के भाग गया अधिवेशन में। तो सोचे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक जवाबदेही का सिद्धांत होनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, और जब जवाबदेही का सिद्धांत राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर रहेगा तो कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। तो एक सिस्टम बनाया गया कि एक जनरल बॉडी होगा और जनरल बॉडी का एक चेयरमैन होगा, एक जनरल बॉडी होगा और जनरल बॉडी का चेयरमैन होगा। मुझे याद है जब मैं 2001 में मैं जुड़ा तो उसके बाद से मैं देख रहा था कि जनरल बॉडी का चेयरमैन हुआ करते थे संगठन में, और उस समय चेयरमैन बनाया गया था माननीय अशोक परमार जी को, गुजरात के रहने वाले थे। अशोक परमार जी को जनरल बॉडी का चेयरमैन बनाया गया था, और जब जनरल बॉडी की मीटिंग हुआ करती थी तो अशोक परमार जी ही उस मीटिंग की अध्यक्षता किया करते थे। उनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एमपी एमएलए सारा चुनाव होता है, एक सिस्टम है ना, एक चुनाव आयोग है। अगर चुनाव आयोग नहीं रहेगा तो फिर चुनाव कौन करवाएगा इन लोगों को? तो उसी तरीके से ये जो जनरल बॉडी होते थे उसके चेयरमैन होते थे, और उनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ करते थे। ये हमारे आंखों का देखा है। तो जो राष्ट्रीय चेयरमैन हुआ करते थे तो चुनाव होता था, और चुनाव होने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चेयरमैन के प्रति उनके ऊपर जवाबदेही का सिद्धांत लागू था कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो ये उसको पूछेगा ऐसा क्यों हुआ। उसका उदाहरण है 2003 में